लीजिए, पेश है इस कहानी का एक धमाकेदार और मसालेदार हिंदी रूपांतरण। इसे पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सुपरहिट हिंदी सीरियल देख रहे हैं। अध्याय 191। जैसी हो वैसी ही रहो। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक नज़ारे से। सोचिए, लड़कियों का हॉस्टल है, लेकिन वहाँ शांति नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी फट रहा है। चेंग एक्सुई के कमरे का हाल ऐसा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। उसकी ड्रेसिंग टेबल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। महंगे महंगे शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे और हजारों रुपयों के कीमती स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिट्टी में मिल रहे थे। चेंग शुए गुस्से में पागल होकर सब कुछ तहस-नहस कर चुकी थी। कमरे में मौजूद बाकी 3 लड़कियां थर-थर कांप रही थीं और डर के मारे कोने में दुबकी हुई थीं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस शेरनी के पास जाकर उसे शांत करा सके। जब चेंग शुए का हाथ थक गया, तब उन लड़कियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी। आखिरकार छोटे बालों वाली एक लड़की दबे पाव उसके पास पहुंची और बड़ी मीठी आवाज में बोली, ओहो छोटी शुए, अब शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। वो बदसूरत ये वॉनवन बड़ी ही बेशर्म और चालबाज है। पक्का उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में CXIA को फंसा लिया होगा। पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे उस चुड़ैल की असलियत सबके सामने आ जाएगी। चेंग शुए ने उसे अपनी नफरत भरी नजरों से देखा, मानो कह रही हो, बकवास बंद कर और सीधे मुद्दे की बात बता। बाकी लड़कियां भी उत्सुक हो गईं। कैसा आइडिया? जल्दी बतान। छोटे बालों वाली लड़की ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि ये वानवान सबसे ज्यादा किस बात से डरती है? किस बात से? चेंग शुए और बाकी लड़कियां अपना दिमाग दौड़ाने लगीं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लड़की ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया, साफ सी बात है, अपना मेकअप उतारने से। हम इतने वक्त से एक ही क्लास में है, क्या तुम में से किसी ने भी आज तक उसे बिना मेकअप के देखा है? लड़कियों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उनमें से एक लंबी चौड़ी लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे हाँ, बात तो सही है, पर वो बदसूरत अपना असली चेहरा दिखाएगी भी क्यों? उस खौफनाक शक्ल को छिपाने के लिए ही तो वो चेहरे पर पेंट की इतनी मोटी परत चढ़ा कर रखती है। तभी एक दूसरी लड़की ने ताना मारा, और मजे की बात देखो, उस बदसूरत को लगता है कि किसी ने उसे देखा नहीं है, तो वो सीना ठोक कर कहती फिरती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बस लोगों की नज़र न लगे इसलिए मेकअप करती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसे इतनी झूठ बोलने की हिम्मत मिलती कहाँ से है। बातें बढ़ती गईं। किसी ने कहा कि उसकी कोई प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई है, तो किसी ने उसे चलता फिरता भूत कह डाला। छोटे बालों वाली लड़की ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब सच जो भी हो, हम अपनी आंखों से देख ही लेंगे। फिर वो चेंग शुए के पास गई और उसके कान में धीरे से अपना मास्टर प्लान फुसफुसाया। प्लान सुनते ही चेंग शुए की वो ठंडी और उदास आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, हम बुरा नहीं है, ठीक है, फिर हम इसी प्लान पर काम करेंगे। देखते ही देखते वक्त बीत गया और आ गया वो बड़ा दिन, सालाना परफॉर्मेंस का दिन। पूरा स्कूल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर जगह बैनर्स लगे थे, लाइट्स जगमगा रही थीं। सीशिया, जो बीमार होने की वजह से घर चला गया था, वो भी परफॉर्मेंस से ठीक एक दिन पहले वापस आ गया। उसकी वजह से ये वानवान को कुछ दिन चैन की सांस मिली थी। वानवान मन ही मन खुश थी, बस आज का नाटक निपट जाए, फिर एग्जाम्स आने वाले हैं। उसके बाद तो मैं इस पागल आशीष और इन लड़कियों के ड्रामे से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगी। आज उसे अपनी अजीब सी कॉस्ट्यूम ड्रेस से भी चिल नहीं हो रही थी। चेंग शुए ने उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसी ड्रेस तैयार करवाई थी जो उसे किसी राक्षस जैसी दिखा रही थी। मकड़ी के जालों वाला नकली विग और फटी पुरानी ड्रेस, वानवान सच में किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। तभी बैकस्टेज पर मेकअप आर्टिस्ट चिल्लाया, ओए लड़कियों, सब लाइन में लग जाओ मेकअप के लिए, जल्दी जल्दी। और फिर उसने वानवान की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वानवान, तुझे लाइन में लगने की क्या जरूरत है?
तू तो जैसी है वैसी ही स्टेज पर चली जा, तुझे तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये सुनते ही वहां खड़ी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। हा हा हा, सही कहा, इसे सजाने की जरूरत ही क्या है, ये जो रोज अपना पेंट थोप कर आती है वही स्टेज के लिए काफी है। अब आगे क्या होगा? चेंग शुए और उसकी गैंग ने वान वान का चेहरा सबके सामने लाने के लिए क्या जाल बिछाया है? क्या स्टेज पर वान वान की असलियत खुलेगी या वो सबको एक बड़ा सरप्राइज देगी? अध्याय 192। एक यादगार परफॉर्मेंस। एक तरफ हमारी ये वान वान थी, जिसका मेकअप वही रोज वाला डरावना और अजीब था, लेकिन जैसे ही उसने वो मकड़ी के जालों वाला विग और फटी पुरानी ड्रेस पहनी, कसम से असर एकदम जबरदस्त था। वो तो वाकई में किसी हॉरर फिल्म की असली चुड़ैल लग रही थी। अब जरा बैकस्टेज की तरफ चलिए, जहां माहौल एकदम गर्म था। वहां चेंग शुए के लिए एक अलग ही मेकअप रूम सजाया गया था। 3 लड़कियां चेंग शुए के चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रही थीं जैसे वो कोई बहुत बड़ी महारानी हो। एक उसके बाल ठीक कर रही थी, तो दूसरी उसकी ड्रेस। वाह शुए, आज तो तुम कयामत ढा रही हो, एक सहेली ने मक्खन लगाते हुए कहा। अरे, ये तो हर रोज ही बिजली गिराती है। हमारी शुए आखिर 3 साल से लगातार इस स्कूल की ब्यूटी क्वीन जो रही है। दूसरी ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी चापलूसी सुनकर चेंग शुए का तो जैसे सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपने लेस वाले दस्तानों से सजे हाथों को बड़े नाजोनखरे के साथ अपने चेहरे पर फेरा और बड़ी कड़क आवाज में पूछा, तुम सबको जो काम मैंने सौंपा था वो सब हो गया ना? छोटे बालों वाली लड़की ने जोश में आकर सिर हिलाया। अरे बिल्कुल शुए, सब सेट है, तुम फिक्र ही मत करो। आज तो तुम्हें एक ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि मजा आ जाएगा। तभी वो थोड़ी भारी शरीर वाली लड़की दबी आवाज में हिचकिचाते हुए बोली, पर क्या सीशिया, CXIA, ये सब जानकर हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा? ये सुनते ही चेंग शुए का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा और सख्त हो गया। उसने बड़ी कड़वाहट से पूछा, तेरा मतलब है किसी शिया उस बदसूरत चुड़ैल की वजह से मुझसे नाराज होगा? माहौल बिगड़ता देख तीनों लड़कियां तुरंत हाथ हिलाते हुए सफाई देने लगीं। नहीं नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। भला वो क्यों नाराज होने लगा? हा, बस एक बार सीशिया को उस बदसूरत की असली शक्ल दिख जाए, फिर तो वो नफरत के मारे खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर चेंग शुए के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। उसने सबको चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम तीनों आज के बाद मेरे साथ उठना बैठना भूल जाना। अरे नहीं शुए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, तुम बस देखती जाओ। अब नज़ारा बदलता है और हम पहुंचते हैं स्टेज के ठीक सामने। रोशनी जगमगा उठी, संगीत की तेज धुनें गूंजी और हाथ में माइक थामे होस्ट बड़ी सी मुस्कान लिए स्टेज पर आए। सामने कुर्सियों पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और शहर के बड़े बड़े लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। पहले तो वही बोरियत भरे लंबे चौड़े भाषण हुए, पर उसके बाद शो का असली आगाज हुआ। हर क्लास ने अपनी तरफ से कोई न कोई कलाकारी दिखाई, कोई गाना गा रहा था तो कोई डांस कर रहा था। पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज रहा था, लेकिन सबका दिल तो बस एक ही चीज के लिए धड़क रहा था। सीनियर ईयर की क्लास F का नाटक सबसे आखिर में रखा गया था। पूरे स्कूल में इस बात की चर्चा थी क्योंकि स्कूल की सबसे हसीन लड़की चेंग शुए और सबसे हैंडसम लड़का सीशिया पहली बार एक साथ स्टेज पर आने वाले थे। होस्ट ने जोश में आकर अनाउंस किया, और अब आ रहा है क्लास F का नाटक स्नो व्हाइट। दोस्तों, ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन आज हमारे ये साथी इसे एक ऐसे निराले अंदाज में पेश करेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे हॉल में जैसे भूकंप आ गया। तालियों और सीटियों का ऐसा शोर मचा कि कान के पर्दे फट जाएं। जो लोग ऊँघ रहे थे वो भी झटके से जाग गए और अपने फोन निकालकर फोटो खींचने लगे। सी शिया, मेरा हीरो, लड़कियां पागलों की तरह चिल्ला रही थीं। चेंग शुए, तुम तो साक्षात देवी लग रही हो।
शोर और धमाके के बीच धीरे धीरे स्टेज का पर्दा उठा। सामने चेंग शुए खड़ी थी, लाल रंग की एक आलीशान मखमली ड्रेस, सिर पर रानी का मुकुट और हाथ में एक बड़ा सा आईना। वो वाकई में किसी पुरानी कहानी की बेहद खूबसूरत और जालिम रानी लग रही थी। भीड़ में से आवाज आई, बाप रे, कितनी सुंदर लग रही है ये तो अब तक की सबसे हसीन रानी है। तभी किसी ने पीछे से सवाल उठाया, पर यार, ये रानी क्यों बनी है? इसे तो स्नो व्हाइट बनना चाहिए था ना। कहानी में तो स्नो व्हाइट रानी से भी सुंदर होती है। अगर चेंग शुए जैसी परी रानी बनी है, तो फिर स्नो व्हाइट कौन बना है? तभी पास ही बैठे एक लड़के ने फुसफुसाते हुए बम फोड़ा, अरे भाई, तुझे नहीं पता, स्नो व्हाइट का रोल तो ये वान वान कर रही है। ये सुनते ही आसपास के लोगों के तो जैसे होश ही उड़ गए। क्या ये वान वान मजाक कर रहे हो क्या? वो पूरे स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की स्नो व्हाइट बनी है। ये नाटक देख रहे हैं हम या कोई डरावनी भूतिया फिल्म? अब आगे क्या होगा? जब ये वान वान अपनी उस डरावनी शक्ल के साथ स्नो व्हाइट बनकर स्टेज पर कदम रखेगी, तो क्या हॉल में सन्नाटा छा जाएगा या हंसी के फव्वारे छूटेंगे? और चेंग शुए की वो खास साजिश क्या है? अध्याय 193, इसे मार डालो। यह हमारी आंखें फोड़ रही है। स्टेज पर रोशनी मध्यम हुई और नाटक का आगाज हुआ। रानी के किरदार में चेंग शुए खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने अपने जादुई आईने की तरफ देखकर बड़े रोब से पूछा, आईने, ओ मेरे जादुई आईने, बता, इस पूरी दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईने से गूंजती हुई आवाज आई, महारानी, आप खूबसूरत तो हैं, पर मुझे एक ऐसी जवान लड़की दिख रही है जिसके ये फटे पुराने कपड़े भी उसकी खूबसूरती को ढक नहीं पा रहे हैं। वही इस जहां में सबसे सुंदर है। यह सुनते ही रानी के तनबदन में आग लग गई। वह चिल्लाई, नामुमकिन, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। कौन है वो? आईने ने जवाब दिया, जिसके होंठ गुलाब की तरह सुर्ख लाल है, बाल कोयले जैसे काले और त्वचा बर्फ की तरह सफेद। वही है, स्नो व्हाइट। बस यही वो पल था जब स्टेज का नज़ारा एकदम डरावना और रहस्यमय हो गया और एंट्री हुई हमारी ये वान वान की। पर भाई साहब, नज़ारा देखकर तो सबकी चीखें ही निकल गईं। सिर पर वो झाड़ू जैसा उलझा हुआ विग, बदन पर चिथरे जैसे कपड़े और नंगे पैर, ऊपर से चेहरे पर मेकअप की ऐसी मोटी और भद्दी परत चढ़ी थी कि वो बेचारी स्नो व्हाइट कम और किसी डरावनी फिल्म की चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। नीचे बैठी ऑडियंस में तो ठहाकों का सैलाब आ गया। लोग एक दूसरे को कोहनी मार मार कर हंसने लगे। हा हा हा, क्या सच में यही स्नो व्हाइट है? कोई कह रहा था, ये तो इतिहास की सबसे बदसूरत स्नो व्हाइट है भाई। तभी होस्ट कह रहे थे कि नाटक में ट्विस्ट है, कलाकार वाकई बड़े क्रिएटिव निकले। तो कोई पीछे से तंज कस रहा था, अरे खाक क्रिएटिव, पक्का इस बदसूरत लड़की ने स्नो व्हाइट बनने की जिद की होगी, इसीलिए बेचारों को अपनी स्क्रिप्ट ही बदलनी पड़ गई। सामने की लाइन में बैठे स्कूल के बड़े बड़े अधिकारी भी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। पर तभी बैकग्राउंड में कहानी सुनाई गई कि स्नो व्हाइट की जान बचाने के लिए उसकी मां ने बचपन से ही उसे ऐसा डरावना रूप बनाकर रहने को मजबूर किया था ताकि दुनिया की बुरी नज़र उस पर पड़े। यह लॉजिक सुनकर बड़े बुजुर्गों ने तसल्ली से सिर हिलाया। चलो, बात तो समझ में आती है। कहानी आगे बढ़ी। जब राजकुमार और इस बदसूरत राजकुमारी की मुलाकात हुई, तो राजकुमार उसकी सुंदरता पर नहीं, बल्कि उसकी सादगी और उसकी नेकदिली पर मर मिटा। टीचर्स और अधिकारी इस सुंदर संदेश से बड़े खुश हुए, पर असली तमाशा तो तब हुआ जब स्टेज पर शिकारी आया। शिकारी को देखते ही पूरी ऑडियंस एक सुर में चिल्लाने लगी, मार डालो इसे जल्दी, इसे खत्म करो, ये हमारी आंखें फोड़ रही है। यहाँ तक कि लोग चिल्लाने लगे कि राजकुमार को स्नो व्हाइट के बजाय उस सुंदर रानी के साथ ही घर बसा लेना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब वो चुड़ैल जहरीला सेब लेकर आई। जैसे ही वान वान ने वो सेब खाया और बेहोश होकर गिरी, पूरी भीड़ ऐसे खुशी से झूम उठी जैसे कोई जंग जीत ली हो। बेचारा नाटक तो पूरी तरह से रिक्रिएट हो चुका था।
आखिर में वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। प्रिंस चार्मिंग की एंट्री। अपने सपनों के राजकुमार सीशिया को डैशिंग कपड़ों में उस शीशे के ताबूत की तरफ बढ़ते देख लड़कियों का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनके चेहरे ऐसे लटके हुए थे जैसे घर में मातम छा गया हो। वो मन ही मन सोच रही थीं, हाय, हमारे हीरो को इस भूतनी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। उधर ताबूत के अंदर लेटी वानवान को तो लगभग नींद आ ही चुकी थी, पर जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, वो झटके से सचेत हो गई। उसने खुद को संभाला कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। उसने सोचा, बेटा वानवान संभल कर। अगर इस लड़के ने सच में मुझे चूम लिया, तो बाहर बैठी ये पागल लड़कियां तो मेरी बोटी बोटी कर देंगी। उसे महसूस हुआ कि सीशिया की सांसें उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ रही है। और करीब, और करीब। तभी सीशिया उसके कान के पास झुका और बड़ी मध्यम आवाज में फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी लड़कियां मेरा एक किस पाने के लिए तरसती है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। वानवान ने राहत की एक लंबी सांस ली। चलो, इस लड़के ने कम से कम इस बार अपनी हद पार नहीं की। वानवान ने फौरन जागने की एक्टिंग की और नाटक को सलीके से खत्म किया। शुक्र है मालिक, ये मुसीबत टली। वानवान ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। नाटक खत्म होने तक भी स्नो व्हाइट ने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। एक अधिकारी तो हंसते हुए बोले, मुझे तो लगा था कि आखिर में ये अपना मेकअप उतार कर सबको डरा देगी। वहां मौजूद कुछ टीचर्स, जो चेंग शुए की चालों से वाकिफ थे, उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हा हा हा, सर वो तो बहुत पुरानी बात हो जाती ना। चलिए, अब डिनर का वक्त हो गया है। हमने होटल में इंतजाम किया है। अगली बार क्या होगा। नाटक तो खत्म हो गया, पर चेंग शुए के दिमाग में चल रही साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वो वानवान का चेहरा सबके सामने लाने में कामयाब होगी। अध्याय 194। स्नो व्हाइट का असली चेहरा। तो भाई, हुआ ये कि नाटक तो बड़े ही शानदार तरीके से निपट गया। स्कूल के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और टीचर्स थे, उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो, मेहमान खुश होकर गए हैं। अब क्योंकि आगे डिनर पार्टी थी, तो सारे वीआईपी, वीआईपीज और टीचर्स एक एक करके हॉल से बाहर चले गए। उधर स्टेज पर क्लास एफ का नाटक सबसे आखिर में था, तो हमारी ये वानवान और उसके कुछ साथी स्टेज पर बिखरा हुआ सामान समेटने में लग गए। तभी बैक स्टेज पर चेंग शुए की वो लंबी चौड़ी सहेली हांफती हुई आई और उसे इशारा किया, शुए, मैदान साफ है। सारे टीचर्स और बड़े लोग जा चुके हैं। अब तक तो ये लड़कियां डरी हुई थीं कि कहीं कोई टीचर देख न ले, पर अब उनके लिए रास्ता साफ था। चेंग शुए ने अपनी उस शातिर, छोटे बालों वाली सहेली को एक इशारा किया और वो लड़की एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सीधे स्टेज पर जा पहुंची और माइक थाम लिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे रुकिए रुकिए, कोई भी अभी बाहर नहीं जाएगा। असली मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है नाटक के बाद का स्पेशल सीन। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जो स्टूडेंट्स दरवाजे तक पहुंच गए थे, वो भी रुक गए और मुड़कर देखने लगे कि अब नया क्या होने वाला है। स्टेज पर सामान समेट रही ये वानवान ने भी चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा। वानवान को पता था कि चेंग शुए इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, पर उसे लगा था कि ये लड़कियां वही पुराने बचकाने काम करेंगी, जैसे बैग में मरा हुआ चूहा डाल देना या उस पर पानी फेंक देना। वानवान इन छोटी बातों की परवाह नहीं करती थी। उसका सारा ध्यान तो सीशिया पर था कि कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दे। अब जब नाटक खत्म हो गया था, तो वानवान एकदम रिलैक्स महसूस कर रही थी। पर तभी उस लड़की ने माइक पर बड़े ही शैतानी अंदाज में पूछा, क्या आप सब जानना चाहते हैं कि हमारी इस डरावनी स्नो व्हाइट का असली चेहरा कैसा दिखता है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। असली चेहरा? क्या मतलब? क्या ये वानवान के बारे में बात कर रही है? वानवान के माथे पर बल पड़ गए। उसे खतरे का एहसास होने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक ऊपर से पानी की एक बहुत बड़ी बाल्टी सीधे उसके सिर पर पलट दी गई। वानवान को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला और वो पलक झपकते ही ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भीग गई। नीचे खड़ी भीड़ पागलों की तरह तालियां बजाने और हंसने लगी। हा 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 हा, भाई साहब, ये सीन तो बड़ा जबरदस्त है।
तो ये था असली क्लाइमेक्स। वान वान बुत बनकर वही खड़ी रह गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सोचा, इनका नाटक खत्म ही नहीं होता। कितनी बार वही पुराना पानी फेंकने वाला मजाक दोहराएंगी ये। लेकिन तभी छोटे बालों वाली लड़की ने माइक पर चहकते हुए एक और बम फोड़ा। जरा ठहरिए, कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमने इसके ऊपर क्या फेंका है? भीड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। क्या तेजाब है? किसी दूसरे ने चुटकी ली। अरे नहीं भाई, तेजाब से तो इसका चेहरा सुधर जाएगा, वो तो इसके लिए वरदान होगा। उस लड़की ने बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा, एक हिंट देती हूं, ये कोई मामूली पानी नहीं है। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर पूछा, क्या ये मेकअप रिमूवर है? लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो चीखी, बिल्कुल सही, ये पूरा मेकअप उतारने वाला तेल है। ये सुनते ही ये वान वान के होश उड़ गए। अब तक उसे लग रहा था कि सिर्फ पानी है, पर जैसे ही उसने मेकअप रिमूवर शब्द सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चिपचिपा और चिकना तेल उसके बालों और चेहरे की पुताई, मेकअप को पिघलाने लगा था। जब उसने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, तो उसके हाथों में वो गाढ़ा, भद्दा फाउंडेशन और पेंट की परतें चिपकने लगीं। वान वान वहां सुन्न होकर खड़ी रह गई। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि वो आज इन छोटी बच्चियों के जाल में बुरी तरह फंस गई है। उसने मन ही मन खुद को कोसा, लानत है इन नन्हे शैतानों की इतनी हिम्मत। इन्होंने सच में मेरे ऊपर मेकअप रिमूवर डाल दिया। अब आगे क्या होगा? वान वान का वो डरावना मेकअप अब बहने लगा है और जल्द ही उसका असली चेहरा सबके सामने होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो खतरनाक चेहरा देखने के बाद पूरी स्कूल का क्या हाल होगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां मजाक करने वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। हॉल में हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। भाई, ये तो क्रिएटिविटी की हद है। जल्दी जल्दी फोन निकालो और फोटो खींचो। आज इस चुड़ैल का असली चेहरा दुनिया देख कर ही रहेगी। लड़कियां पागल हो रही थीं और कुछ तो स्टेज के करीब जाकर चिल्लाने लगीं, आओ सब लोग, देखो हमारी सुंदर स्नो व्हाइट का असली रूप। तभी कुछ लड़कियों ने कहीं से पानी के पाइप, होजेस ढूंढ निकाले और सीधे ये वान वान के चेहरे पर पानी की बौछार शुरू कर दी। हॉल में हंसी और चीख पुकार का शोर आसमान छूने लगा। थोड़ी ही दूर पर जियांग यान रान खड़ी थी, जिसे पागल भीड़ ने पीछे धकेल दिया था। वो चाहकर भी वान वान तक नहीं पहुंच पा रही थी और बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे। स्कूलों में अक्सर ऐसा ही होता है, जो थोड़े अलग होते हैं, लोग उन्हें शिकार बना लेते हैं। वान वान बस इसलिए निशाना बनी क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती थी। वान वान ने जो कॉस्ट्यूम पहनी थी, वो जानवरों की खाल जैसी थी। पानी तो अंदर नहीं गया, लेकिन उसके रेशों ने पानी इतना सोख लिया कि वो ड्रेस किसी भारी लोहे की तरह उसके शरीर पर चिपक गई। भीगा हुआ विग उसके चेहरे पर पिघलते हुए मेकअप के साथ चिपक गया था, जिससे वो और भी डरावनी और बुरी दिख रही थी। वान वान जितनी बदहाल दिख रही थी, लोग उतना ही जोर से ठहाके मार रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, पर इन जालिमों की असली पार्टी तो अब शुरू हुई थी। वान वान स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी और चारों तरफ से उस पर पानी की धार फेंकी जा रही थी। वो जहां मुड़ती, पानी का पाइप उसका पीछा करता। ओ बदसूरत, अब अपना मुंह क्यों छिपा रही है? बाहर निकल। तू ही कह रही थी ना कि तू किसी परी जैसी सुंदर है। तो चल, आज सबको अपना दीदार करा दे। किंग हे स्कूल की सबसे बड़ी चुड़ैल का असली चेहरा सामने आने वाला है। कोई मिस मत करना। उधर चेंग शुए एक कोने में बड़े ही शाही अंदाज में खड़ी थी। उसने अपनी महंगी ड्रेस पहनी थी और उसका मेकअप एकदम परफेक्ट था। वो बड़े ही सुकून से वान वान को देख रही थी, जैसे कोई सर्कस का जोकर देख रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, एक मामूली, गंदी और बदसूरत कीड़ा, और इसकी हिम्मत देखो कि इसने मेरे आदमी को चुराने की कोशिश की। ये वान वान ने अपनी आंखें सिकोड़ीं।
उसके हाथ की मुट्ठियां धीरे धीरे कसने लगीं। इन बच्चों के घटिया मजाक और जिल्लत ने आखिरकार उसके अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया था। अब उसने छिपना छोड़ दिया। उसने अपने वो हाथ नीचे कर लिए जिनसे वो पानी की बौछार रोक रही थी। अगले ही पल उसकी उंगलियां अपनी ड्रेस के कॉलर पर गईं और उसने एक एक करके बटन खोलना शुरू किया। भीड़ में शोर मच गया। ओह भाई, देखो देखो, ये बदसूरत लड़की तो सबके सामने कपड़े उतार रही है। कितनी बेशर्म है ये। जिन लड़कियों ने हाथ में पाय पकड़ा था वो भी शौक में रुक गईं और तुरंत वीडियो बनाने लगीं। ये तो नाटक से भी ज्यादा मसालेदार सीन हो गया था। हुल्लड़बाजी और सीटियों के बीच वान वान रुकी नहीं। उसने अपनी वो भारी भरकम ड्रेस उतारकर फर्श पर फेंक दी। धप की आवाज के साथ वो ड्रेस नीचे गिरी। उसने अंदर की लाइनिंग भी हटा दी और अब वो अपनी सादी सफेद ड्रेस में खड़ी थी। फिर उसने उसी ड्रेस के एक टुकड़े से अपने चेहरे पर जमा वो सारा कीचड़ और पिघला हुआ मेकअप पोंछना शुरू किया। अंत में उसने अपने कानों के पास से वो भीगा हुआ भारी विग और हेडगियर उतारकर फेंक दिया। जैसे ही उसने अपने बाल खोले, उसके रेशम जैसे काले बाल किसी झरने की तरह उसके कंधों पर लहराने लगे। उसका वो चेहरा, जो अब तक उस नकली विग और गंदे मेकअप के पीछे छिपा था, पहली बार पूरी दुनिया के सामने आया। पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर उसका चेहरा बड़ा होकर दिखने लगा ताकि एक एक इंसान उसे साफ साफ देख सके। और बस, हॉल में जो शोर मच रहा था वो पल भर में ऐसा शांत हुआ जैसे वहां कोई बचा ही न हो। जो सीटियां बजा रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे, सबके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सामने जो लड़की खड़ी थी, उसके बाल रात जैसे काले थे, त्वचा बर्फ जैसी सफेद और उसका हुस्न ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं था। वो इतनी सुंदर थी कि लोग पलक झपकना भूल गए। उस गहरी खामोशी में वान वान ने वो भीगा हुआ विग फर्श पर पटका। उसने अपनी नजरें उठाईं और पूरी भीड़ पर एक बर्फीली तलवार की तरह दौड़ाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रुक रुक कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, हो गया तुम्हारा? देख लिया सबने? इसे कहते हैं असली खूबसूरती। वो गुस्से में एकदम बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी, फिर भी इतनी हसीन थी कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। पूरे हॉल को समझ आ गया था कि जिसे वो चुड़ैल समझ रहे थे, वो तो दरअसल अप्सराओं की भी रानी थी। अगला धमाका। अब जब वान वान की असलियत सबके सामने आ गई है, तो चेंग शुए का क्या होगा? और वो लड़के जो उसे गालियां दे रहे थे, अब उसके पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ेंगे? तो दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सबकी सांसें थमने वाली है। हॉल में सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिर जाए तो आवाज आ जाए। हजारों आंखों के सामने, बिना किसी हिचकिचाहट के, ये वान वान ने अपनी वो फटी पुरानी भारी ड्रेस उतारी, अपना वो जालीदार विग सिर से हटाया और चेहरे पर जमी मेकअप की परतों को साफ करना शुरू किया। और फिर जो हुआ, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचिए, जैसे किसी धूल भरी सीप के अंदर से अचानक एक चमचमाता मोती निकल आए जिसकी चमक आंखों को चौंधिया दे। वान वान का चेहरा जैसे ही साफ हुआ, हॉल में मौजूद लोगों को लगा कि उनकी आंखों ने उन्हें धोखा दिया है। उसकी वो नजरें, जिनमें पहले डर लगता था, अब उनमें एक ऐसा तेज और गुरूर था जैसे कोई दहकती हुई आग हो। उसका हुस्न एक पल में ऐसे खिला जैसे कोई दुर्लभ फूल आधी रात को खिल जाए। सीशिया, जो खबर मिलते ही पागलों की तरह वहां भागा भागा आया था, जैसे ही उसने वान वान को देखा, वो वही पत्थर का बुत बन गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जो लड़कियां उसे ताने मार रही थीं, जो लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब के सब सुन पड़ गए थे। बस एक लिंग डोंग ही ऐसा था जो शांत था। शायद उसे पहले से अंदाजा था। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक हॉल में एक खनक हुई। शायद किसी ने गलती से कोई सामान गिरा दिया था। बस उस एक आवाज ने सबकी समाधि तोड़ दी। अगले ही पल पूरे हॉल में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। अरे बाप रे! ये इतनी खूबसूरत है। खूबसूरत? भाई, ये तो कयामत है। आखिर ये हो क्या रहा है?
क्या ये सच में वही ये वानवान है? एक लड़का तो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, भाई, मुझे लग रहा है मैं सपने देख रहा हूं। वो बदसूरत वानवान इतनी हसीन कैसे हो सकती है? मेरा दिल देखो कितनी जोर से धड़क रहा है। लगता है मुझे अपनी सपनों की राजकुमारी मिल गई। हॉल में लड़कों के बीच तो जैसे जंग छिड़ गई। जूनियर्स कहने लगे, ये तो सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। आप लोग इसे स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की कहते थे। ये तो अप्सरा है। तभी एक सीनियर ने उसे डांटते हुए कहा, ए छोटे, अभी तेरी मूंछें भी नहीं आईं और तू अपनी सीनियर पर डोरे डाल रहा है। लाइन में पीछे लग, पहले हमारा नंबर है। स्टेज के बीचों बीच खड़ी वानवान ने जब ये सब सुना तो उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे उन लड़कों पर बड़ी कोस्त हो रही थी जो एक सेकंड पहले उसे चुड़ैल कह रहे थे और अब उसे गोदरेस यानी देवी बता रहे थे। वानवान ने तो सोचा था कि ग्रेजुएशन तक वो अपनी बदसूरत वाली पहचान बनाए रखेगी और शांति से पढ़ाई करेगी, पर चेंग शुए के उस एक मजाक ने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मन ही मन सोचा, एक आशित सीशिया ने तो मेरी नाक में दम कर रखा था, अब इस पूरी सौज को कैसे संभालूंगी? मेरे पास इतने जन थोड़े ही है। तभी उसका सिर चकराने लगा, पर उसकी नज़र भीड़ में दबी हुई जियांग यानरान पर पड़ी। भीड़ के धक्के की वजह से बेचारी यानरान जमीन पर गिर गई थी और दर्द से कराह रही थी, पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सब तो वानवान का दीदार करने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। वानवान ने जैसे ही देखा कि भीड़ यानरान को कुचल देगी, वो फौरन स्टेज से नीचे उतर आई। जैसे ही वानवान आगे बढ़ी, पागल भीड़ अपने आप ऐसे हट गई जैसे समंदर की लहरें रास्ता दे रही हों। सब फुसफुसाने लगे, अरे, ये देवी कहाँ जा रही है? क्या ये सीशिया के पास जा रही है? सीशिया की तो सांसें अटक गईं जब उसने वानवान को अपनी ओर आते देखा। उसे लगा शायद वो उससे कुछ कहेगी, पर वानवान तो उसे ऐसे पार कर गई जैसे वो वहां था ही नहीं। वो सीधे जियांग यानरान के पास पहुंची और बड़े प्यार से पूछा, क्या पैर में मोच आ गई है? यानरान तो जैसे शौक में थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी अफरतफरी में भी वानवान ने उसे देख लिया। वो हकलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वानवान ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। चलो, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलती हूँ। वहां खड़ी भीड़ का मुंह खुला का खुला रह गया। ओए, तो ये जियांग यानरान के लिए आई थी। सबको बड़ी निराशा हुई, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी नजरें उससे हटा ले। वानवान जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया। वो रुकी और उसने पलटकर चेंग शुए की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आई और उसने बड़े ही नशीले अंदाज में कहा, महारानी चेंग, आप यही देखना चाहती थी ना? तो जो देखा उससे तसल्ली मिल गई। इतना कहकर वानवान बड़े ही ठाठ से यानरान को साथ लेकर वहां से निकल गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा मंजर जिसे पूरा स्कूल जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अब आगे क्या होगा? वानवान का असली चेहरा तो सामने आ गया है, पर क्या अब चेंग शुए अपनी हार बर्दाश्त कर पाएगी? और सीशिया का क्या होगा, जो अब इस हुस्न का दीवाना बन चुका है? तो भाई, अब कहानी में वो मोड़ आ गया है जिसे देखकर चेंग शुए का तो जैसे दिल ही बैठ गया। स्टेज पर खड़ी चेंग शुए सिर्फ ये वानवान को घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से और जलन के मारे एकदम हरा नीला पड़ चुका था। उसने अपनी 7 पुश्तों में भी नहीं सोचा था कि जिस डरावनी पुताई और भूतिया विग के पीछे वो इस लड़की को नीचा दिखा रही थी, उसके अंदर से ऐसा कातिलाना चेहरा निकलेगा। आज की रात चेंग शुए का वो महंगा गाउन, उसका वो घंटों तक बैठकर कराया गया कीमती मेकअप, सब एक मजाक बनकर रह गया था। हॉल में खड़ा हर एक इंसान अब चेंग शुए की तरफ देख रहा था और उनकी नज़रों में अब तारीफ नहीं बल्कि एक अजीब सा मजाक था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सोचिए जरा, ये वानवान ने तो अभी अपना सारा मेकअप उतारा था। वो एकदम सादे चेहरे, बेअफेस्ट में थी और शरीर पर सिर्फ एक मामूली सी सफेद ड्रेस थी, लेकिन उस सादगी ने किंग हे स्कूल की तथाकथित ब्यूटी क्वीन चेंग शुए को चंद सेकंडों में धूल चटा दी थी। भीड़ से आवाजें आने लगीं, अरे यार, क्या तुम्हें याद है?
वान वान ने एक बार कहा था कि वो अपना असली चेहरा इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि इससे स्कूल में बवाल मच जाएगा। कसम से। हम तो उसे पागल समझ रहे थे, पर वो तो सच बोल रही थी। एक दूसरा लड़का बोला, बवाल क्या, यहाँ तो भूकंप आ गया है। हम ग्रेजुएशन के करीब आ गए और हमें अब पता चल रहा है कि हमारे स्कूल में ऐसी हूर की परी रहती है। भाई, इसके हुस्न के आगे तो हमारी देवी चेंग शुए 18 गलियां पीछे नजर आती है। अगर वान वान पहले अपना चेहरा दिखा देती तो चेंग शुए को तो कोई पूछता भी नहीं। और भाई, सबसे मजेदार बात तो देखो, ये सारा तमाशा चेंग शुए ने ही प्लान किया था। वो वान वान की बेइज्जती करना चाहती थी, पर यहाँ तो उसने खुद ही अपने गाल पर जोरदार तमाचा जड़ लिया। पूरे हॉल में जैसे नारे लगने लगे, आज तो असली स्नो व्हाइट और दुष्ट रानी का सामना हो गया। भाई, ये रात तो किसी फिल्म जैसी है। 3 साल से जो इस स्कूल की रानी बनी बैठी थी, उसे एक बदसूरत चुड़ैल ने हरा दिया। पर भाई, अब इसे चुड़ैल कहेगा कौन? जो भी मेरी इस गोदरेज को बदसूरत बोलेगा, पहले मुझसे लड़ेगा। अब तो किंग हे स्कूल की ब्यूटी क्वीन बदलने का वक्त आ गया है। ये सब बातें चेंग शुए के कानों में गरम शीशे की तरह चुभ रही थीं। लोगों की वो मजाक उड़ाती हुई नजरें उससे बर्दाश्त नहीं हुईं। उसने अपनी दोनों सहेलियों को जोर से धक्का दिया और पागलों की तरह चीखती हुई बैकस्टेज की तरफ भागी। भागते भागते वो अपना वो कीमती गाउन ऐसे नोच रही थी जैसे उसे खुद के शरीर से नफरत हो गई हो। उधर वो छोटे बालों वाली लड़की, जिसने चेंग शुए को ये सारा आइडिया दिया था और वान वान पर मेकअप रिमूवर फिंकवाया था, वो तो जैसे काट मार गई थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चेंग शुए के पास भी फटके। उसने अपना सिर झुकाया और भीड़ में दुबक कर वहां से पतली गली पकड़ ली। इसी शोर शराबे के बीच हॉल के एक अंधेरे कोने में शेन मेंग्क्यूआई खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उसके नाखून हथेलियों में गिर रहे थे। उसके चेहरे पर साफ कालापन छाया हुआ था। वो मन ही मन जल रही थी। ये कैसे हो सकता है? आज मेरा ये हाल है कि पूरी स्कूल मुझे गालियां दे रही है, और वो बदसूरत ये वान वान। उसने सिर्फ अपना चेहरा क्या दिखाया कि पूरी स्कूल की देवी बन गई। चेंग शुए की जगह भी ले ली। मेंग क्यू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी चालें उल्टी कैसे पड़ रही है। जब से वान वान ने उसकी बात मानकर जिन गार्डन छोड़ने से मना किया था, तब से मेंग क्यू की किस्मत ही रूठ गई थी। ऊपर से वान वान अब उससे दूर और जियांग यान रान के करीब होती जा रही थी। तभी मेंग क्यू का फोन बजा। उसने देखा कि फोन किसका है, और उसके चेहरे पर नफरत की एक लकीर उभर आई। पर जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी आवाज एकदम शहद जैसी मीठी हो गई। हेलो भाई मुफैन, ब्रदर म्यूफैन। उधर से आवाज आई, कैसा रहा आज का फंक्शन? सब ठीक से हुआ? हाँ, सब ठीक था। मेंग क्यू ने जवाब तो दे दिया, पर उसके अंदर आग लगी थी। ठीक ठीक था। आज उसने अपना सबसे बेहतरीन बैले डांस द ब्लैक स्वान किया था। उसे लगा था कि आज की रात वो सबसे ज्यादा चमकेगी, पर सोंग जी हांग वाले उस कान के बाद जैसे ही उसने स्टेज पर कदम रखा, लोगों ने उसे तालियों के बजाय गालियों और तानों से नवाजा था। अब आगे क्या होगा? वान वान की खूबसूरती का जादू तो चल गया, पर क्या शेन मेंग क्यू अब कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी? और ये मुफैन कौन है जो मेंग क्यू के इतना करीब है? अध्याय 198। हॉल के बाहर सन्नाटे में खड़ी शेन मेंग क्यू के फोन पर जब मुफैन का नाम चमका, तो उसकी आवाज एकदम बदल गई। दूसरी तरफ से मुफैन ने शायद उसकी आवाज में छिपे दर्द को भांप लिया था। उसने फौरन बड़ी फिक्र से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर परेशान हो? शेन मेंग क्यू तो इसी मौके की तलाश में थी। वो किसी मजी हुई एक्ट्रेस की तरह सिसक कर रोने लगी और बड़ी बेचारगी से बोली, मुफैन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस लड़के सोंग जी हांग ने मुझे इतना परेशान किया, मुझे धमकियां दी, पर कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मुफैन का दिल पिघल गया। उसने बड़े प्यार से उसे ढांढस बंधाया। दुखी मत हो, मैं हूं ना।
मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। जो लोग तुम्हें सच में प्यार करते हैं वो हमेशा तुम पर भरोसा करेंगे। उन लोगों की बातों का क्या बुरा मानना जो तुम्हारी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखते। तभी मेंग क्यू ने अपना असली पत्ता फेंका। वो बड़े इमोशनल अंदाज में बोली, पर वान वान, मेरी अपनी दोस्त वान वान भी मेरा यकीन नहीं कर रही। उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। जैसे ही ये वान वान का नाम आया, फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मुंह फैन की आवाज जो अभी तक नरम थी, अचानक बर्फ जैसी ठंडी और सख्त हो गई। वो नफरत से बोला, अगर वो यकीन नहीं करती तो भाड़ में जाए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस लड़की से दूर रहा करो। ये वान वान इस लायक ही नहीं है कि कोई उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। मेंग क्यू ने अपनी मक्कारी जारी रखी, पर मुफैन, मैंने तो उसे हमेशा अपनी सबसे अच्छी सहेली माना है। मुफैन ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी सहेली के खोने पर अफसोस नहीं, जश्न मनाना चाहिए। अब इन फालतू की बातों को छोड़ो। बस ये सोचो कि ग्रेजुएशन के बाद तुम एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनने वाली हो। उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और लाखों लोग तुम्हें प्यार करेंगे। शेन मेंग क्यू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने चहकते हुए पूछा, सच में? क्या मैं वाकई इतनी बड़ी स्टार बन पाऊंगी? मुफैन ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल। मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और मशहूर स्टार बनाकर ही दम लूंगा। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं लड़कियों के हॉस्टल में। जियांग यान रान के पैर में मोच आई थी तो वान वान उसे क्लिनिक से मरहम पट्टी करवाकर कमरे में ले आई थी। यान रान बिस्तर पर बैठी थी, पर उसका पूरा ध्यान वान वान पर था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, वान वान, क्या तुम वाकई ठीक हो? यान रान जानती थी कि वान वान ऊपर से कितनी भी बेपरवाह दिखे, पर उसके दिल में बहुत से राज दफन हैं। आखिर कोई लड़की अपनी इतनी कमाल की खूबसूरती को इतने डरावने मेकअप के पीछे क्यों छिपाएगी? पक्का कोई बड़ी वजह होगी। और अब जब पूरी दुनिया ने उसका असली चेहरा देख लिया है, तो क्या वान वान मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगी? ये वान वान ने एक फीकी मुस्कान दी और हाथ हवा में लहराते हुए बोली, सच कहूँ तो मुसीबत तो आ चुकी है, और वो भी बहुत बड़ी मुसीबत। यान रान घबरा गई, इतनी गंभीर बात है। आखिर तुम अपना चेहरा क्यों छिपाना चाहती थी? वान वान ने एक लंबी आह भरी और मजाकिया लहजे में कहा, अरे भाई, सीरियस क्यों नहीं होगी? मुझे डर था कि मेरा ये चेहरा देखकर आशिकों की लाइन लग जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है मेरा बॉयफ्रेंड कितना खतरनाक वाला जल कुकड़ा जेलस है। वो तो जल भुन कर राख हो जाएगा। यान रान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई और फिर उसने गहरी सांस ली। बेचारी क्या क्या सोच रही थी कि पता नहीं कौन सा खानदानी दुश्मन होगा या क्या बड़ी मजबूरी होगी, पर यहाँ तो इश्क का मामला निकला। वान वान जानती थी कि यान रान क्या सोच रही है, पर उसने उसे असलियत नहीं बताई। उसने मन ही मन सोचा, काश उसका जलन होना क्यूट होता, पर वो सी येहान तो ऐसा जल कुकड़ा है जो जलन के मारे जान भी ले सकता है। अपनी जान बचाने के लिए अब वान वान को कोई न कोई तगड़ा जुगाड़ सोचना ही था। उसने यान रान से कहा, यान रान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। शायद अब से कुछ वक्त के लिए मैं हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगी। यान रान ने हैरानी से पूछा, हॉस्टल में नहीं रहोगी? तो क्या तुम घर जा रही हो? घर शब्द सुनते ही वान वान एक पल के लिए ठिठक गई। घर? मेरा तो कोई घर ही नहीं बचा जहां मैं वापस जा सकूं। उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ, मेरा मन कर रहा है कि कुछ दिन घर पर बिताऊं। मुझे घर की याद आ रही है। अब वो बेचारी ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं एक आदमखोर दरिंदे को शांत करने जा रही हूं, वरना वो स्कूल को ही फूंक देगा। यान रान ने बड़ी समझदारी से सलाह दी, मैंने शेन मेंग क्यू से सुना था कि तुम्हारा अपने घर वालों से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। अच्छा हुआ कि तुमने बात समझ ली। माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लो। देर होने से अच्छा है कि अभी सब ठीक कर लो। वान वान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ,
तुम सही कह रही हो। सस्पेंस। वान वान अब सी ये हान के पास जाने की तैयारी कर रही है। क्या होगा जब खूंखार विलेन सी ये हान को पता चलेगा कि उसकी अमानत का दीदार पूरे स्कूल ने कर लिया है? क्या वान वान उसे अपनी मीठी बातों से मना पाएगी? अध्याय 199। रात का वक्त था। सोने से पहले ये वान वान ने अपने खूंखार डार्लिंग यानी सी ये हान को एक बड़ा ही प्यारा और मक्खन से भरा मैसेज भेजा। उसने लिखा, डार्लिंग, मुझे तुम्हारी इतनी 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 ज्यादा याद आ रही है कि हर रात सो भी नहीं पाती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। अगले शुक्रवार से हर रोज घर आया करूंगी। क्या तुम खुश हो? अब वान वान भी बड़ी शातिर थी। उसे पता था कि चिन रुओशी वापस आ गई है, तो सी ये हान के आसपास अपना दबदबा बनाए रखना जरूरी है। ऊपर से गणित, मैथ्स के एग्जाम सा रहे थे, तो उसने सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाए जाएं। सी ये हान के साथ रोमांस भी हो जाएगा और उससे पढ़ाई में मदद भी मिल जाएगी। कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बजी। सी ये हान का छोटा सा टूक सा जवाब आया, हूँ। वान वान रजाई के अंदर छिपकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने सोचा, पता नहीं ये पत्थर दिल इंसान मेरे इतने फिल्मी मैसेज पढ़कर कैसा मुंह बनाता होगा। मानना पड़ेगा, बंदा बड़ा कूल बनकर रिप्लाई करता है। उसने फिर से मैसेज किया, ओह हाँ, क्या ग्रेट व्हाइट, उसका पालतू बाघ घर पर है। मेरा उसके साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है। उसे अपने उस बड़े से बिल्ली जैसे बाघ की बहुत याद आ रही थी। इस बार रिप्लाई आने में थोड़ा वक्त लगा, पर जवाब आया, घर पर ही है। वान वान तो खुशी से झूम उठी। अब उसे जिन गार्डन जाने में डर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट हो रही थी। आखिर वहाँ उसका प्यारा बाघ और उसका बंदा जो था। उसी रात जिन गार्डन में आधी रात का नजारा। बेचारा जूई क्षुई गहरी नींद में था जब उसके मालिक ने उसे अचानक तलब कर लिया। सी ये हान ने जो काम बताया, उसे सुनकर जूई के तो होश ही उड़ गए। सी ये हान ने कहा, सी लूते, ग्रेट व्हाइट को अभी के अभी वापस ले आओ। जूई हक्का बक्का रह गया। मालिक, आधी रात को मैं जंगलों और पहाड़ों में बाघ ढूंढने जाऊं, वो भी काल कोठरी जैसी अंधेरी रात में? क्या आपको डर नहीं लगता कि वो खूंखार जानवर मुझे कच्चा चबा जाएगा? सी ये हान ने ठंडी नजरों से उसे देखा। कोई दिक्कत है? जूई ने फौरन अपने घुटने टेके। नहीं नहीं मालिक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जाता हूं। पर मालिक, वो मिलेगा कहाँ? सी ये हान ने बस इतना कहा, शुक्रवार तक वो घर पर होना चाहिए। बेचारा जूई रात के अंधेरे में पहाड़ मैदान छानने निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उस बाघ की इतनी क्या जरूरत पड़ गई। उसे क्या पता था कि ये सब उस एक मैसेज का कमाल है। अगली सुबह हॉस्टल में मची खलबली। सुबह हुई तो वान वान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मेकअप किट बाहर निकाली, पर फिर उसे याद आया, अरे, कल रात तो मेरा सारा भंडाफोड़ हो चुका है। अब क्या फिर से भूत बनकर बाहर जाऊं? वो इसी कशमकश में थी कि नीचे से शोर सुनाई देने लगा। जियांग यान रान बालकनी से अंदर आई और बड़ी बेचारगी से बोली, वान वान, जरा बाहर जाकर खुद ही देख लो। वान वान हैरान परेशान बालकनी तक गई और जैसे ही उसने नीचे झांका, भाई साहब, मंजर ही बदल चुका था। नीचे लड़कों की भारी भीड़ जमा थी और जैसे ही वान वान की झलक दिखी, पूरा हॉस्टल चीखों से गूंज उठा। अरे, गॉड्रेस आ गई, देवी जी बाहर आ गईं। वान वान, आई लव यू। सोकर उठने के बाद भी तुम परी जैसी दिखती हो। देवी जी, मेरे पास खानदानी क्रोमोसोम्स है, क्या तुम उन्हें स्वीकार करोगी? वान वान के तो कान फटने को हो गए। उसने देखा कि नीचे लड़कों का समंदर उमड़ आया है। आसपास की खिड़कियों से लड़कियां भी मुंडी निकालकर मजे ले रही थीं। हॉस्टल की वार्डन बेचारी चिल्ला चिल्ला कर थक गई, पर आशिकों की फौज हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वान वान को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या बताए। उसे अंदाजा तो था कि चेहरा दिखने के बाद थोड़ी हलचल होगी, पर यहाँ तो पूरा मेला लग गया था।
आखिर खबर ही ऐसी थी। रातों रात स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की सबसे हसीन अप्सरा बन गई थी। सस्पेंस। अब वानवान इस आशिकों के मेले से बचकर क्लास तक कैसे पहुंचेगी? और जब से ये हान को पता चलेगा कि उसकी सीक्रेट ब्यूटी के चर्चे अब सड़कों पर हो रहे हैं, तो क्या वो स्कूल को ही सील करवा देगा? अध्याय 200। कमरे के अंदर खड़ी जियांगयान रान ने बेबसी से वानवान की तरफ देखा और कहा, वानवान, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है और सबने तुम्हें देख लिया है, तो अब उस डरावने मेकअप को दोबारा थोपने का कोई फायदा नहीं है। वानवान एक पल के लिए सुन खड़ी रही। उसने ठंडी सांस भरी और आखिरकार अपनी उस भारी भरकम मेकअप किट को अलमारी के सबसे अंधेरे कोने में वापस रख दिया। सच तो ये था कि उसका ये चेहरा ही उसका सबसे बड़ा गुनाह और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। इतने सालों तक खुद को छिपाने के बाद आज पहली बार वानवान बिना किसी नकाब के रहने वाली थी। उसने सबसे पहले अपने चेहरे पर एक मॉइस्चराइजिंग मास्क लगाया और फिर अपने वो सारे पुराने भद्दे और डरावने कपड़े समेटकर एक तरफ कर दिए। उनकी जगह अब उन कपड़ों ने ले ली थी जिन्हें उसने एक संदूक में बरसों से बंद करके रखा था। वही गुलाबी और सुंदर फ्रॉक जो कभी उसकी जान हुआ करती थीं और जो उसके उन खोए हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाती थीं। वानवान ने अपने रेशमी लंबे बालों को सलीके से संवारा और एक प्यारा सा म्यूजिक नोट वाला क्लिप लगाया। फिर उसने एक गहरे लाल बर्गंडी रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी। उस ड्रेस का डिजाइन कमाल का था, कंधों से थोड़ी झुकी हुई, ऑफ द शोल्डर और तितली जैसी लहराती आस्तीनें। उसकी फिटिंग वानवान की पतली कमर और उसकी खूबसूरती को ऐसे उभार रही थी जैसे कोई तराशी हुई मूरत हो। उस लाल रंग के आगे वानवान की दूध जैसी सफेद त्वचा और भी ज्यादा दमकने लगी थी। जब वानवान ने आईने में खुद को देखा तो वो पुरानी यादों के भंवर में खो गई। यह ड्रेस 2 साल पहले उसके भाई ये मुफैन ने उसे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। मानना पड़ेगा, मुफैन की पसंद लाजवाब थी। 2 साल बाद भी ये ड्रेस एकदम लेटेस्ट फैशन की लग रही थी। पर अफसोस, उस वक्त वानवान के रिश्ते अपने परिवार और भाई के साथ बहुत बिगड़ चुके थे। शेन मेंग क्यू के बहकावे में आकर उसने अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया था और मुफैन से भी उसका जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसने गुस्से में कभी ये ड्रेस पहनी ही नहीं थी। उसने याद किया कि कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर वो पागल लड़की, पुरानी वानवान, उस वक्त एक पत्थर दिल इंसान की तरह अपने ही परिवार से लड़ बैठी थी। मुफैन को पक्का अपनी उस नासमझ और बेरहम बहन पर बहुत गुस्सा आता होगा। वानवान की गलतियों की वजह से ये परिवार का पूरा कारोबार छिन गया था। उसके भाई ने एक झटके में अपनी सारी शानो शौकत और अपने प्यार को खो दिया था। वानवान ने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था, पर उसके घरवालों ने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वानवान ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो खुद को कोसने लगी कि वो कितनी स्वार्थी थी। उसका परिवार तबाह हो रहा था और वो उस धोखेबाज सोंग जी हांग के प्यार में अंधी बनी बैठी थी, जिसने उसके पिता की ताकत छीनते ही उससे सगाई तोड़ ली और पीठ फेर ली। वानवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी यादों को झटका और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसने झिझकते हुए जियांगयान रान से पूछा, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? जैसे ही जियांगयान रान ने मुड़कर वानवान को देखा, उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, संगमरमर जैसी तराशी हुई खूबसूरती। इस दुनिया में कुछ लोगों को भगवान फुर्सत में बैठकर बनाता है, और वानवान उनमें से एक थी। यान रान बस हक्का बक्का होकर देखती रही और अटकते हुए बोली, तुम बहुत कमाल लग रही हो। कल रात तो वानवान ने सिर्फ एक सादी सफेद ड्रेस पहनी थी और बाल खुले थे, तब ही उसने सबको पागल कर दिया था। पर आज, जब वो सच में सज-धज कर तैयार हुई थी, तो उसका मुकाबला करना नामुमकिन था। वानवान ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, तो फिर मैं अब क्लास के लिए निकलती हूँ। हाँ, जाओ, यान रान ने जवाब तो दे दिया, पर अब उसे वानवान के बॉयफ्रेंड सी येहान की हालत पर तरस आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिस बंदे की गर्लफ्रेंड इतनी हसीन हो, वो बेचारा एक पल के लिए भी चैन से कैसे बैठ सकता होगा। उसे तो हर वक्त यही डर सताता होगा कि कहीं कोई उसकी परी को छीन न ले।
अब आगे क्या होगा? जब ये नई और हसीन वान क्लास में कदम रखेगी तो क्या वहाँ के लड़के अपनी पढ़ाई भूल जाएंगे? और क्या सी ये हान उसे इस रूप में देखकर उसे दोबारा कैद करने की कोशिश करेगा?